Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 9th क्लास न्यू सिलेबस और आज हम उसका नया आर्टिकल पढ़ने लगे हैं जो कि है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, इसका काम क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये नाम मेजरिंग सिलेंडर, इसका मतलब क्या है। देखो मेजरिंग सिलेंडर बिल्कुल उसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह बाकी इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े, यानी कि स्केल, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच, बिल्कुल इसी तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट है। हर इंस्ट्रूमेंट की तरह ये भी कुछ ना कुछ मेजर करता है। अब ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है वॉल्यूम। इसलिए मेजरिंग सिलेंडर में मैं लिखता हूं कि मेजरिंग सिलेंडर इज अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग सिलेंडर एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉल्यूम नाप कर देता है, जो हमें ये बताता है कि किसी चीज ने कितना वॉल्यूम घेरा है या किसी चीज का वॉल्यूम कितना है। सो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी हमें ये बताता है कि किसी चीज का वॉल्यूम कितना है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि या तो ये प्लास्टिक का बना होता है या फिर ये ग्लास का बना होता है, लेकिन दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ, यानी जिसके आर पार नजर आए। जैसे जो शीशा होता है या शीशे का ग्लास होता है, आपको उसके आर पार नजर आता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्लास्टिक हो या ग्लास हो, दोनों ऐसा होना चाहिए कि जिसके आर पार आपको नजर आए। जैसे मैंने मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने ड्रॉ किया, तो ये ऐसा होना चाहिए कि आपको इसके अंदर पड़ा हुआ लिक्विड नजर आए, यानी इसके आर पार आप देख सकें। तो इसके आर पार देखने के लिए इसको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। सो मेजरिंग सिलेंडर, पहली बात क्या याद रखनी है आपने आज के बाद? पहली बात, ये वॉल्यूम नापता है। इट इज अ वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात, ये सारा इक्विपमेंट या तो प्लास्टिक से बनेगा या शीशे से बनेगा और दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी आर पार हम देख सकेंगे या शफाफ होंगे दोनों। सो दो बातें याद रख ली, एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा ये प्लास्टिक या ग्लास का बनता है और दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगली बात आपने क्या याद रखनी है, यहां गौर करें तो ये मैंने आपके सामने एक मेजरिंग सिलेंडर ड्रॉ किया। इसमें आप देखें तो इस साइड पर भी मैंने कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं ब्लू कलर में, और इस साइड पर भी मैंने कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं ग्रीन कलर में। तो अगर आप इन दोनों रीडिंग्स के ऊपर गौर करें तो ये वाली रीडिंग्स मिलीलीटर में है, एमएल में, मिलीलीटर में, और ये वाली रीडिंग्स हैं सेंटीमीटर क्यूब में। यानी इसमें दो स्केल्स हैं, ये दो यूनिट्स में वॉल्यूम नाप के दे सकता है। देखो वॉल्यूम नापना है ना इसने, तो ये दो यूनिट्स में आपको वॉल्यूम नाप के देगा। वो दो यूनिट्स कौन कौन से हैं? या तो ये आपको यूनिट नाप के देगा एमएल में, एमएल का मतलब होता है मिलीलीटर्स। ये मैं पूरा नाम यहां पर लिख रहा हूं, आपने याद रखना है, एमएल का मतलब होता है मिलीलीटर्स। सो ये या तो आपको ये मिलीलीटर्स में नाप के देगा या फिर ये आपको क्यूबिक सेंटीमीटर में नाप के देगा। अब क्यूबिक सेंटीमीटर में भी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर को लिखने की भी दो नोटेशंस हैं, एक तो है सेंटीमीटर क्यूब ये, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीसी। सीसी का मतलब भी सेंटीमीटर क्यूब होता है या क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और सीएम क्यूब का मतलब भी सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये याद रखना कि सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या सीखी बातें आपने यहां से? पहली बात ये सीखी एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी बात ये सीखी कि प्लास्टिक या ग्लास का होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरी बात ये सीखी कि ये दो तरह के स्केल्स में वॉल्यूम नापता है, यानी दो यूनिट्स में वॉल्यूम नापता है। एक यूनिट इसका मिलीलीटर होता है और दूसरा यूनिट इसका क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इन दोनों यूनिट्स में ये आपको बताएगा कि वॉल्यूम कितना है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें लिक्विड डालता हूं, लिक्विड भरता हूं और लिक्विड यहां पर आता है, तकरीबन लिक्विड की वैल्यू ये आती है, ये रेड वाली। सो देखें ये 50 है, तो इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि इस लेवल के ऊपर जो लिक्विड है वो 50 ml है यहां पर। तो ऐसे करके हमें इसका वॉल्यूम पता लग जाता है रीडिंग को देख के, जहां पर भी आता है वो। अच्छा, अगली बातें, अब ये जो वॉल्यूम है क्या ये सिर्फ लिक्विड का ही बता सकता है? नहीं, ये और भी बहुत सारी चीजों का वॉल्यूम बता सकता है। तो हम इसमें किस चीज का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? मेजरिंग सिलेंडर में कौन कौन सी चीज का वॉल्यूम फाइंड हो सकता है? अब ये बातें भूलनी नहीं है, आपने याद रखनी है। सबसे पहली और आसान बात तो ये कि हम इसमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। पानी का वॉल्यूम, दूध का वॉल्यूम, शहद का, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वॉल्यूम आप इसमें मालूम कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें आप किसी भी पाउडर का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। कोई पाउडर हो सकता है,
आपकी कोई मेडिसिन है, आपने उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया तो आप उसका वॉल्यूम भी इसमें मेजर कर सकते हैं। और एट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, और वो है इसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड का भी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। यानी एक ऐसा सॉलिड जो पानी में हल नहीं होता, जैसे कोई पत्थर पानी में हल नहीं होता, तो पत्थर का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, उसका एक अलग तरीका है, वो इस तरीके से मालूम नहीं होता, उसका एक पूरा तरीका है, उस तरीके से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए याद क्या रखना है आपने कि आपने मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम मालूम किस किस चीज का कर सकते हैं आप। सो लिक्विड का कर सकते हैं, पाउडर का कर सकते हैं, और इनसॉल्युबल सॉलिड का कर सकते हैं। इनडिसॉल्वेबल सॉलिड भी कहते हैं इसको। पाउडर वाली बात आपकी किताब में नहीं लिखी, लेकिन आपने याद रखनी है लिक्विड और पाउडर को यहाँ पर सेम ट्रीट किया जाता है। जैसे लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करते हैं वैसे ही पाउडर का, यानी आप इसमें पाउडर डाल लेंगे, जहां उसका टॉप लेवल आएगा वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सो इस तरीके से आप वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो ये बेटा मेजरिंग सिलेंडर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ये बातें अब आपने भूलनी नहीं है, याद रखनी है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम आप समझ चुके हैं, इसमें दो स्केल्स हैं, एक मिलीलीटर वाला है और एक सेंटीमीटर क्यूब वाला है। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ध्यान से देखने वाला है। पहली बात, मेनिस्कस कहते हैं किसको है बच्चों, याद रखिएगा। मेनिस्कस कहते हैं टॉप सरफेस ऑफ वाटर को। पानी की जो टॉप सरफेस है उसको कहते हैं मेनिस्कस, ठीक है जी। या कोई भी लिक्विड आप मेजर कर रहे हैं, इसमें उसकी टॉप सरफेस को आप कहते हैं मेनिस्कस। मसलन यहां देखें, लेट्स से कि ये आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है और मैं इसमें पानी डालता हूं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मैंने इसमें वाटर डाला है, ठीक है जी। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, दिस इज वाटर। अब मैं इसमें पानी डालता हूं, तो अब बच्चे क्या समझेंगे कि जब सर इसमें पानी डालेंगे तो पानी का लेवल ऐसे होगा, बिल्कुल सीधा होगा ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम पानी को इसमें डालते हैं तो पानी का लेवल बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो इस पानी के टॉप लेवल के ऊपर भी ग्रेविटी लगती है और वो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है। चूंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती है तो पानी दरमियान से थोड़ा झोल खा जाता है और नीचे की तरफ झुक जाता है। ये मैंने ज्यादा झुकाव दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन नॉर्मली इतना ज्यादा झुकाव नहीं होता, होता है बहुत कम होता है। अगर आप ग्लास, शीशे के गिलास में पानी भर के उसको उसके लेवल पे देखें ना, तो आपको नजर आ जाएगा कि दरमियान से पानी थोड़ा नीचे है। सो पानी दरमियान वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है। अब कोई आपसे पूछे कि क्यों नीचे होता है, तो आपने उसको बता देना कि पानी को ग्रेविटी पुल कर रही थी दरमियान से, तो चूंकि ग्रेविटी पुल कर रही थी वो नीचे आ जाता है। जब मैं ये बात बच्चों को बताता हूं तो अक्सर बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर ग्रेविटी सेंटर में थोड़ी लग रही थी, वो तो यहां भी लग रही थी, तो ये पानी ओवरऑल नीचे आ जाना चाहिए, ये सेंटर साइडों से क्यों ऊपर रह गया, साइडों से ऊपर क्यों रह गया और सेंटर से नीचे क्यों आ गया। इसके वाले से बात याद रखिएगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, वो सिलेंडर की दीवार के साथ चिपक जाते हैं, इसको एडहेजन कहते हैं। ये पानी के अंदर प्रॉपर्टी होती है। आप अगर किसी गिलास में पानी भरें और उसको खाली कर दें तो फिर भी थोड़ा सा पानी दीवारों के साथ चिपका हुआ रह जाता है। ये पानी की प्रॉपर्टी होती है, वो दीवारों के साथ चिपक जाता है। यहां पर भी पानी के साथ यही हुआ, दरमियान में चिपकने के लिए कोई दीवार थी नहीं, साइडों पर थी चिपकने के लिए इन दोनों जगह पर। तो यहां पर पानी चिपक गया और दरमियान से ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच लिया और ये सरफेस बन गई। अब पानी की टॉप सरफेस कौन सी है, ये वाली, ये तो सरफेस ही नहीं है, पानी तो नीचे आ गया। सरफेस कौन सी है, सरफेस है ये वाली, दिस इज द सरफेस, ऐसे ही है। और इस बेटे सरफेस को कहते हैं मेनिस्कस। इस सरफेस का नाम क्या है, मेनिस्कस। ये टॉप सरफेस है ना पानी की, तो इसको कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस इज द टॉप सरफेस। अच्छा, अब ये तो पानी का केस था। कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जो ऊपर की तरफ बेंड हो जाते हैं, जिनको ग्रेविटी खींचती तो नीचे है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, वो ऊपर चले जाते हैं। जैसे अगर मैं इस जगह पर मरकरी रखूं, मरकरी एक मेटल है और वाहिद ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। तो अगर मैं इसमें मरकरी रखूं तो मरकरी बड़े अजीब तरीके से बिहेव करता है। हमें ऐसा लगेगा कि मरकरी सीधा होगा बिल्कुल, थोड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चों को लगेगा कि मरकरी थोड़ा नीचे की तरफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो मरकरी है ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है ऐसे। अब बच्चे पूछेंगे ले एनु की मसला है, ये क्यों ऊपर चला गया है, ये तो नीचे आ गया, तो उसको क्या मसला है। अब इसकी भी रीजन है, आपकी कोर्स बुक से बाहर है, लेकिन चले मैं बता देता हूं। इसकी रीजन ये है कि जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवार के साथ नहीं चिपकते। पानी के मॉलिक्यूल्स में तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दीवार के साथ चिपक जाते हैं, मरकरी के मॉलिक्यूल दीवार के साथ नहीं चिपकते। चूंकि मरकरी के मॉलिक्यूल दीवार के साथ नहीं चिपकते तो वो साइडों से नीचे आ जाते हैं।
जब वो साइडों से नीचे आ जाते हैं, जो जो दरमियान में मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे नहीं जा सकते, नीचे जगह भर जाती है, तो फिर उनको जगह पूरी करने के लिए कहां जाना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ बेंड हुआ। ये लें, अब मुझे बताएं अब इसका टॉप सरफेस कौन सा है? क्या ये डॉटेड लाइन वाला टॉप सरफेस है? नहीं, इसका टॉप सरफेस ये है, दिस इज अ टॉप सरफेस। और आपको मैंने भी बताया इस टॉप सरफेस का नाम क्या रखना है हमने, इसका नाम रखना है मेनिस्कस। लो जी, आई होप सो कि आपको मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और बातें मेनिस्कस के बारे में आपने याद रखनी है। पहली बात, मुझे बताओ ये वाला मेनिस्कस कहां की तरफ कर्व हुआ है? नीचे की तरफ। याद रखना ये बात, जब कभी भी आपका मेनिस्कस नीचे की तरफ कर्व हो, यानी मेनिस्कस कर्व डाउनवर्ड्स, अगर आपका मेनिस्कस नीचे की तरफ कर्व हो रहा है ना, डाउनवर्ड्स कर्व हो रहा है, इस केस में आपने याद रखना है, अगर आपका मेनिस्कस नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, इसको कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। क्या कहते हैं? कनकेव मेनिस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती। देखो बेटा, जब हम किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में पानी डालते हैं तो पानी के लेवल के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है और पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है, वो दरमियान से झुक जाता है। चूंकि दरमियान से झुक जाता है, हम कहते हैं कि उसका जो मेनिस्कस है वो नीचे की तरफ कर्व हुआ है, इट कर्व्ड डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ कर्व हो गया। तो चूंकि वो डाउनवर्ड्स कर्व हो गया या नीचे की तरफ कर्व हो गया, तो ये कौन सा मेनिस्कस कहलाता है? कनकेव मेनिस्कस। एक आसान बात, जब कभी भी मेनिस्कस नीचे की तरफ आएगा ना, तो उसको कनकेव मेनिस्कस कहेंगे। अब यहां देखो, यहां आपका मेनिस्कस कहां चला गया है? मरकरी के केस में ऊपर चला गया ना। अब ये मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो मेनिस्कस था, इट कर्व अपवर्ड्स, ये वाला मेनिस्कस ऊपर की तरफ चला गया। अब जो ऊपर की तरफ जाएगा ना मेनिस्कस, जो ऊपर की तरफ कर्व होगा बच्चों, उसको कहते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। तो दो तरह के मेनिस्कस भी पढ़ लिए हमने, एक होता है कनकेव मेनिस्कस और दूसरा होता है कन्वेक्स मेनिस्कस। जब कभी भी आपका मेनिस्कस नीचे की तरफ जाएगा उसका नाम रखेंगे कनकेव, और जब कभी भी ऊपर की तरफ जाएगा उसका नाम रखेंगे कन्वेक्स। तो मेनिस्कस की दो टाइप्स है हमारे पास। एक मेनिस्कस हमारे पास है कनकेव मेनिस्कस, वन टाइप ऑफ मेनिस्कस इज कॉल्ड कनकेव मेनिस्कस। और बेटा दूसरी तरह का मेनिस्कस क्या है हमारे पास? दूसरी तरह का मेनिस्कस हमारे पास है कन्वेक्स मेनिस्कस। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो मेनिस्कस हो गए, एक हो गया कनकेव मेनिस्कस और दूसरा हो गया कन्वेक्स मेनिस्कस। इनकी एग्जांपल जरूर याद रखनी है, पेपर में एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सो कनकेव मेनिस्कस कौन बनाता है? कौन सा मटेरियल बनाता है? वाटर, पानी कनकेव मेनिस्कस बनाता है, तो ये वाटर इसकी कनकेव मेनिस्कस की एग्जांपल है। अच्छा, कन्वेक्स मेनिस्कस कौन सा मटेरियल बनाता है? तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी बनाता है कन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये एग्जांपल्स याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। एमसीक्यूज आएगा कैसे, ये भी जरा देख लीजिएगा। पेपर में एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा जी, मेनिस्कस मेड बाय मरकरी इज। मरकरी कौन सा मेनिस्कस बनाता है? ऑप्शन दे देगा आपको चार। ऑप्शन में कहेगा जी कनकेव, ऑप्शन में कहेगा जी कन्वेक्स, ऑप्शन में कहेगा इन दोनों में से कोई भी नहीं, ऑप्शन में कहेगा ये दोनों ही बना सकता है, बोथ। तो क्या आंसर देंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, इसका आंसर है कन्वेक्स। आपका मरकरी कन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है, तो आप यहां पर कन्वेक्स अपना आंसर टिक कर देंगे। लें जी, ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है। अभी हमने इसमें यूज करने की दो प्रिकॉशंस पढ़नी है। प्रिकॉशंस का मतलब है एहतियात, तो इसको इस्तेमाल करने की एहतियात क्या है वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटा सबसे पहली बात, सबसे पहली एहतियात ये है कि ये जो आपका मेजरिंग सिलेंडर है इसको आपने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखना है। ऐसे टेबल पे रखना है जो एक साइड से ऊंचा या नीचा ना हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सीधा हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्लेस द सिलेंडर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो भी आपका सिलेंडर है मेजरिंग सिलेंडर, उसको आपने एक अदद हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख देना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखेंगे तो फिर लेवल कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा।
लेवल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, रीडिंग बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। तो उसके लिए आपने सिलेंडर को कौन से सरफेस पे रखना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि कीप योर आई एट सेम लेवल, अपनी आंख को सेम लेवल पे रखें एज मेनिस्कस, जैसा कि मेनिस्कस है। अपनी आंख को बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल पर रखना है आपने। कीप योर आई एट सेम लेवल एज मेनिस्कस, क्या मतलब, यहां देखो ये आपकी मेनिस्कस है, तो आपने अपनी आंख को बिल्कुल मेनिस्कस के सामने रखना है। यहां पर, यहां से आपने रीडिंग लेनी है ऐसे करके, बिल्कुल मेनिस्कस के सामने से। बिल्कुल इसी तरह यहां मेनिस्कस है तो आपने अपनी आंख को यहां रखना है और यहां मेनिस्कस के बिल्कुल सामने से रीडिंग लेनी है। ऊपर नीचे कहीं और से रीडिंग नहीं लेनी। हाँ, ऊपर नीचे से क्या मतलब है, मतलब यहां से देखने लग गए हैं जी, यहां से नहीं देखना, यहां से देखोगे गलत रीडिंग आएगी। यहां से देखने लग गए हो, यहां से नहीं देखना, बिल्कुल गलत रीडिंग आ जाएगी फिर से। देखो लेट्स से कि ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, तो आपने इसको बिल्कुल सामने से देखना है, आंख के लेवल के ऊपर। ऐसे ऊपर भी नहीं करके देखना और नीचे करके भी नहीं देखना, बिल्कुल लेवल के ऊपर देखना है, फिर जाके आपकी रीडिंग ठीक आएगी। नहीं तो आपको पता है इस एरर को क्या बोलते हैं, हमने मीटर रूल में पढ़ा था, इस एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। गलत तरीके से देखना या गलत एंगल से देखना। जब आप किसी चीज को गलत एंगल से देखते हो रीडिंग गलत आ जाती है, और ये रीडिंग गलत आने को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों आपको? आई होप सो कि आपको ये मेजरिंग सिलेंडर सारा समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा आर्टिकल है। हाँ, इसका आधा हिस्सा भी हम और भी पढ़ने वाले हैं, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे मालूम करते हैं। जी बच्चों, अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड होता क्या है, यानी मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके हम किसी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक पत्थर मिलता है, आप उस पत्थर का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उस पत्थर की तो कोई खास शेप भी नहीं होती, वो इर्रेगुलर होता है। तो अगर हम उसको इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल दें, लेट्स से कि ये पत्थर हमने ऐसे करके इसमें रख दिया, तो आप देखें कि अब हम इस पत्थर का वॉल्यूम इस मेजरिंग सिलेंडर में मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पत्थर की शेप ही कुछ इस तरह की है कि हम यहां पर इसका वॉल्यूम नहीं नाप सकते। तो फिर इस इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम हम कैसे नापेंगे? उसके लिए हमने तरीका बनाया है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बहुत ही आसान है। इसका पर्पस है टू फाइंड वॉल्यूम, यानी इसमें हमने वॉल्यूम मालूम करना है। किसका वॉल्यूम मालूम करना है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप सॉलिड। अगर किसी भी इर्रेगुलर शेप का सॉलिड आ गया आपके पास, कोई ऐसा सॉलिड आ गया जिसकी कोई खास शेप नहीं है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप सॉलिड। तो अगर आप किसी भी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, जरा देखिएगा बेटा। सबसे पहले आप एक बड़ा सा कैन लेते हैं, क्योंकि छोटे कैन्स में अक्सर पत्थर पूरा नहीं आता, तो एक बड़ा सा कैन लेते हैं जिसकी बड़ी सी ओपनिंग होती है, और उसके अंदर आप पानी भर देते हैं। अब ये कैन खास कैन है, नॉर्मल कैन नहीं है, हमने साइड से सुराख करके पाइप बाहर निकाला हुआ एक लेवल के ऊपर। ये जो कैन है बेटा, इस कैन का नाम भी बड़ा खास है। इस कैन को ही डिस्प्लेसमेंट कैन बोलते हैं, और इस कैन की वजह से इस मेथड का नाम भी डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है। तो इस कैन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कैन। अब गौर कीजिएगा, लेट्स से कि मैंने ये पत्थर का वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पत्थर को एक धागे के साथ बांध दूंगा। लेट्स से कि ये एक धागा है और इस धागे के साथ मैंने इस पत्थर को बांध दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पत्थर को लोवर करके इस पानी में लेकर आऊंगा। लेकिन एक खास बात यहां आपने याद रखनी है, ये कैन तो यहां टॉप तक भरा हुआ है। अब इस कैन, ये कैन जो कि टॉप तक भरा हुआ है, आपको पता है कि हम किसी भी ऐसे कैन में पानी डालें, कोई चीज डालें तो पानी ऊपर आता है। जब पानी भरा हुआ हो तो उसमें कोई भी चीज डालो तो पानी का लेवल ऊपर आता है। अगर इसको आसान तरीके से समझना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम ये पत्थर इसके अंदर डालेंगे तो ये पत्थर कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, कोई ना कोई वॉल्यूम रखता है, जगह घेरेगा। ये जितनी जगह घेरेगा उतने पानी को जगह छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी ने पहले सारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। अब अगर पत्थर को बीच में आना है तो उतने पानी को बाहर जाना पड़ेगा, यानी जितना पत्थर का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के पानी को अपनी जगह छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब ये पत्थर यहां आएगा, लेट्स से कि ये पत्थर मैंने यहां एंटर करवा दिया, इस जगह पर अब ये पत्थर आ चुका है, तो अब ये पत्थर की वजह से ये जो पानी है
इसमें से थोड़ा सा पानी यहाँ बाहर चला जाएगा। अब कितना पानी बाहर जाएगा? उतना पानी बाहर जाएगा जितनी पत्थर को जगह रिक्वायर्ड थी, यानी पत्थर का जितना वॉल्यूम था उतना पानी आएगा और उतना पानी आप इस बीकर में जमा कर लें। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये जो पानी यहाँ पर आपके पास बीकर में जमा हुआ है इसको कहते हैं डिस्प्लेस वाटर, क्योंकि ये पानी डिस्प्लेस होकर आया ना, डिस्प्लेस का मतलब है अपनी जगह छोड़ कर आया। तो ये जो वॉल्यूम होगा इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये वो लिक्विड है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, ये पानी भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है। तो चूंकि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, ये किसके इक्वल होगा? ये उस पत्थर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जो पत्थर आया था। क्यों? क्योंकि जितना इस पत्थर का वॉल्यूम था उतना पानी यहां से बाहर चला गया जगह छोड़ने के लिए। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये इस पत्थर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब आप इस पानी का वॉल्यूम तो मीटर इसमें मेजरिंग सिलेंडर में मालूम कर सकते हैं ना आसानी से, आपको तरीका आता है, बस पानी डालें और लेवल देख लें। तो इस पानी का वॉल्यूम मालूम कर लें, जितना इस पानी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? हमारे पत्थर का होगा। यानी मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मालूम कर लेता हूं, इफ आई फाइंड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो ये वॉल्यूम इक्वल होगा टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर मैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर लेता हूं, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहां से मैं सॉलिड का वॉल्यूम ही मालूम कर लूंगा। तो बच्चों ये वो तरीका है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, और इस तरीके से फिर हम पानी का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं आसानी से। किसी भी पत्थर का पानी का वॉल्यूम मालूम करने के बाद किसी भी सॉलिड का, इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। सो ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड था। आई होप सो कि आपको सारा मेजरिंग सिलेंडर समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.